अब मेरे लिए इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा था। मैं किसी किस्म की एहतियात का ख्याल रखे बगैर लाश के दरमियान से निकला और ताबूत की दीवार पर जितनी तेज़ी से रेंग सकता था रेंग कर उछल कर ताबूत से बाहर जा गिरा। वहाँ सांप सांप का शोर मच गया। इसके बाद मुझे पता नहीं कि वहाँ क्या हुआ और लोग किस तरफ को भागे। मेरा मुँह जिस तरफ को उठा मैंने इसी तरफ बेतहाशा दौड़ना शुरू कर दिया। एक बड़ा सा दरवाज़ा था। मैं दीवाना वार और पूरी शिद्दत और पूरी ताकत के साथ रेंगता हुआ इसमें से निकल गया। सामने एक छोटा सा सहन था जहाँ रोशनी हो रही थी। सहन बगैर घास के था। चिकने फर्श पर मैं ज़्यादा तेज़ी से नहीं दौड़ सकता था, लेकिन मिट्टी के सहन में आते ही मेरी रफ्तार और तेज़ हो गई। मैंने महसूस किया कि लोग मेरे पीछे पीछे मुझे मारने के लिए नहीं दौड़े थे। ये मेरी खुशकिस्मती थी। मैं सहन में से निकल गया। आगे झाड़ियों की दीवार थी। मेरे लिए ये बेहतरीन पनाहगाह थी क्योंकि वहाँ अंधेरा था। मैं झाड़ियों में घुस गया और दूसरी तरफ से बाहर आ गया। दूसरी तरफ एक छोटी सी कच्ची सड़क थी जिसके दोनों जानिब नारियल के दरख्त झुके हुए थे। ये जनूबी हिंद का इलाका ही था क्योंकि जनूबी भारत के शहरों में नारियल के दरख्त बहुत होते हैं। मैं सड़क पार कर गया। इसके आगे फिर एक मैदान था जिसमें काफ़ी घास उगा हुआ था। चूँकि मैं अंधेरे में देख सकता था इसलिए बेदरेग आगे बढ़ता जा रहा था। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं लोगों की दस्तरस से बाहर हो गया हूँ तो मैं घास में एक जगह छुप कर बैठ गया। इतनी देर तक तेज़ दवाइयों वाले ताबूत में लाश के साथ बंद रहने के बाद ताज़ा हवा ने मुझे फिर से ताज़ा दम कर दिया था। मुझे अपने करीब सरसराहट सी महसूस हुई। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, एक मोटा चूहा डर कर एक तरफ को भागा था। यूं ही मैंने इसे डराने के लिए फंकार मारी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे गले की खरखराहट दूर हो चुकी है। मैंने फ़ौरन हलक से आवाज़ निकाली और कहा, या अल्लाह मदद। मैं खुशी से झूम उठा जब मैंने अपनी इंसानी आवाज़ सुनी। लाश पर लगाई गई तेज़ दवाइयों का असर ख़त्म हो चुका था और मेरी कुव्वत गोयाई यानी बोलने की ताकत फिर से वापस आ गई थी। मुझे इतनी खुशी हुई जैसे किसी फ़कीर को अचानक कोई ख़जाना मिल गया हो। मैंने शौक़ में आकर अपने आप से बातें शुरू कर दी। करमदाद खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग, वही बख्शने वाला मेहरबान है। तुझसे बड़े गुनाह हुए हैं, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे। फिर जमीला से तसव्वुर में ही बातें करने लगा। जमीला, तू मुझे माफ़ कर देना। मेरी वजह से तुझे बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ी हैं। मुझे माफ़ कर देना। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब मैं फिर तुमसे आन मिलूँगा। फिर हम दोनों पाकिस्तान अपने घर वापस पहुँच जाएंगे और दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह पर देख चढ़ाएंगे और फिर से हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगेंगे। अचानक मुझे ख्याल आया कि वहाँ कोई मेरी आवाज़ न सुन रहा हो। घास ऊंची थी। मैंने पूरी गर्दन ऊपर उठाकर देखा, वहाँ कोई इंसान नहीं था। मैं ये मालूम करना चाहता था कि ये भारत का कौन सा शहर है और मैं किस जगह पर हूँ। मैं तेज़ी से घास के मैदान को पार करके दूसरी तरफ आ गया। यहाँ खेत था जिसकी मेंढ पर नारियल और ताड़ के दरख्त थे। इन दरख्तों के सुतूनों जैसे तनों के दरमियान में से दूर कुछ रोशनियाँ झिलमिला रही थी। मेरे दाएं जानिब से समंदर की तेज़ हवा आ रही थी। सांप होने की वजह से मैं समंदर की हवा की नमी महसूस कर सकता था। इस हवा में मछलियों की बू भी किसी वक्त आ जाती थी। समंदर की तरफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मेरा मकसद किसी तरह वापस भोपाल पहुंचना था। भोपाल ही मेरा इस वक्त टारगेट था। मुझे नागन दुर्गा का भी ख्याल आया कि वो मेरे जाने के बाद भैरव जी के मंदिर में मेरा इंतज़ार करते करते थक गई होगी। रात हो गई। अब तक वो वहाँ कहाँ बैठी होगी। वो भी सांप के रूप में थी। हो सकता था वहीं किसी जगह छुपकर मेरा इंतज़ार करते रहे, लेकिन हम एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। मैं कितनी भी कोशिश करता, हफ्ता 10 दिन से पहले मैं भोपाल नहीं पहुंच सकता था। पहले तो मुझे इस शहर का रेलवे स्टेशन मालूम करना था। फिर ये मालूम करना था कि यहाँ से भोपाल की तरफ कौन सी गाड़ी जाती है। फिर इस गाड़ी में सवार होने की तगोदो करनी थी। ये बात जाहिर थी कि इतनी दूर जनूबी भारत के शहर से कोई भी गाड़ी सीधी भोपाल नहीं जाती होगी। खुदा जाने रास्ते में कितनी बार गाड़ी बदलनी पड़े। मुझे नागन दुर्गा पर भी तरस आ रहा था। किस्मत के खेल निराले होते हैं। तकदीर ने इसे मेरे साथ वाबस्ता कर दिया था। जब तक मैं इंसानी शक्ल में वापस आकर इसका नागिन का मुंह नहीं चूम लेता, वो अपनी औरत की शक्ल में वापस नहीं आ सकती। इसको हर हालत में मुझे तलाश करना था और मेरे पास पहुंचना था। इतनी दूर से हमें एक दूसरे की बू भी नहीं आ रही थी। खुदा जाने दिन निकलने पर नागन दुर्गा क्या करे, किस तरफ निकल जाए। मेरी तलाश में कहाँ कहाँ मारी मारी फिरते रहे। तकदीर ने हमें एक दूसरे से अजीब हालात में जुदा कर दिया था। हवाई जहाज़ ताबूत के साथ मुझे भारत के जुनूब में काफ़ी दूर ले आया था। यहाँ मुझे ना अपने दोस्त कमांडो खालिद की बू आ रही थी, ना जमीला के जिस्म की खुशबू महसूस रही थी। मैंने सोचा कि सामने दूर जो रोशनियाँ दिखाई दे रही हैं, इनकी तरफ चलना चाहिए और मालूम करना चाहिए कि ये कौन सी जगह है। हो सकता है ये कोई रेलवे स्टेशन ही हो और मुझे इस शहर का नाम मालूम हो जाए। मैंने खेत की मेड़ पर रोशनियों की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। एक खेत के बाद दूसरा खेत आया तो मुझे किसी सांप की बू आई। मैं वहीं रुक गया। अंधेरे में एक काफ़ी मोटा ताज़ा सांप खेत में से निकल कर मेड़ पर आ गया। इसने भी मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया था। मेरा ख्याल था कि वो गुजर जाएगा, लेकिन इसने मुझे देखते ही अपना फन खोल लिया और मेरी तरफ देखते हुए फंकारने लगा। मैंने भी फन खोल लिया। मेरा फन इसकी निस्बत काफ़ी छोटा था। काले सांप ने इतनी ज़ोर से मेरी तरफ झुककर फंकार मारी कि मुझे इसकी फंकार की गर्मी महसूस हुई। मैंने भी जवाब में ज़ोर से फंकारा, मगर सांप अपनी जगह से न हिला।
आखिर इंसानी जुबलत से मजबूर होकर मैंने इंसानी आवाज़ में इसे डांटते हुए कहा, तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मैं इंसान हूँ, तू सिर्फ सांप है, भाग जा यहाँ से। काले सांप पर मेरी आवाज़ का अजीब असर हुआ। मेरी इंसानी आवाज़ सुनते ही इसने अपना फन सुगेड़ लिया और मेरे इर्द गिर्द दायरे की शक्ल में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। मैं परेशान हो गया। मैंने इसे एक बार फिर डांट कर कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं देवता शिवजी का सांप हूँ? दफ़ा हो जा, नहीं तो मैं तुझे ऐसी बद्दुआ दूंगा कि तू जिंदा भी नहीं रहेगा और मरेगा भी नहीं। ये सुनते ही सांप ने मेरे आगे अपना सर झुकाया और जल्दी से खेत की तरफ भाग गया। मुझे यूं लगा जैसे वो मेरी इंसानी आवाज़ समझ रहा था, मगर मैं इसके पीछे क्या करने जाता, क्योंकि वो खुद तो इंसानी आवाज़ों में मुझसे कोई बात नहीं कर सकता था। बहरहाल मेरी इंसानी आवाज़ वापस आ गई थी और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं सांप से वापस इंसानी रूप में आ गया हूँ। अगरचे मेरा जिस्म अब भी सांप का जिस्म था, लेकिन कम अज़ कम मैं इंसान की आवाज़ में बोल तो सकता था, अपनी आवाज़ सुन तो सकता था। मैंने दूर नज़र आने वाली झिलमिलाती रोशनियों की तरफ अपना सफ़र जारी रखा। खेत ख़त्म हो गए, फिर एक छोटी सी तलिया आई, मैं इससे भी आगे निकल गया। रोशनियाँ करीब आती जा रही थी, लगता था कि ये साथ साथ बने हुए 3-4 क्वार्टर हैं। ज़रा आगे गया तो समंदर की एक खाड़ी दिखाई दी जहाँ एक स्टीमर खड़ा था। ये रोशनियाँ इसी स्टीमर की थी जिन्हें मैं किसी इमारत की रोशनियाँ समझ रहा था। खाड़ी इसे कहते हैं जहाँ समंदर किनारे को काट कर एक बहुत बड़े तालाब या झील की शक्ल में अंदर आ गया होता है। एक तरफ अंधेरी रात में समंदर भी देखा जिसमें कहीं कहीं टीले से उभरे हुए थे और इनके ऊपर भी रोशनी हो रही थी। ये कोई बंदरगाह लगती थी। मैं खाड़ी के किनारे किनारे रेंगता स्टीमर से 500-600 गज के करीब पहुंचकर रुक गया। स्टीमर जहां खड़ा था इसके सामने एक ऊंची जेटी सी बनी हुई थी। इतनी दूर से मुझे नजर नहीं आ रहा था कि वहां कोई मजदूर या पोर्टर वगैरह है या नहीं। जेटी के एक तरफ 3-4 क्वार्टर थे जहाँ अंधेरा छाया था। सिर्फ एक कोने वाले क्वार्टर में रोशनी हो रही थी। यहाँ मेरा कोई काम नहीं था क्योंकि मुझे रेलवे स्टेशन की तलाश थी और ये कोई घाट था जहाँ से शायद माल बरदार स्टीमर साहिल के एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह तक जाते होंगे। मैंने मायूसी के आलम में गर्दन उठाकर अपने बाएं जानिब देखा। इधर काफ़ी फासले पर जगह जगह रोशनियों के नुक्ते रोशन थे। मैं वाकई मायूस हो गया था। आदमी की शक्ल में होता तो किसी से स्टेशन का रास्ता भी पूछ सकता था और किसी जगह से कोई सवारी लेकर या पैदल ही चलकर स्टेशन तक पहुंच सकता था, क्योंकि मैं एक छोटे से सांप की शक्ल में था और मेरी रफ्तार भी बहुत सुस्त थी। मुझे रास्तों का भी इल्म नहीं था। वहीं एक झाड़ी की ओट में बैठा सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए और ये किस तरह मालूम करना चाहिए कि ये कौन सा शहर है और इसका रेलवे स्टेशन किस तरफ है, क्योंकि रेलगाड़ी ही मुझे भोपाल पहुंचा सकती थी। काफ़ी देर तक मैं सांप की शक्ल में बैठा आदमी के जहन से सोचता रहा। सोच कर आखिर मैंने यही फैसला किया कि खाड़ी में जो स्टीमर खड़ा है इसमें कहीं छुप जाता हूँ। रात को नहीं तो सुबह ये स्टीमर चल पड़ेगा और इसमें शहर की किसी बंदरगाह पर पहुंच जाऊंगा। इस तरह शहर से खुदा जाने कितनी मील दूर मैं कब तक बैठा रहूंगा। सुबह हो गई तो लोग यहाँ भी मुझे मारने के लिए दौड़ेंगे। ये फैसला करने के बाद मैं स्टीमर की तरफ चल पड़ा। करीब पहुंचा तो देखा कि स्टीमर काफ़ी बड़ा था और 2 आदमी लकड़ी के मचान जैसी गोदी पर खड़े थे। उन्होंने फौजी वर्दियाँ पहनी हुई थी और हाथों में स्टेन गन्ने थी। मैं समझ गया कि या तो ये इंडियन नेवी का स्टीमर है और या फिर इसमें फौजी सामान किसी दूसरी बंदरगाह को ले जाया जा रहा है। स्टीमर में मैं अपने आप को महफूज समझता था क्योंकि इतने बड़े स्टीमर में मेरे छुपने के लिए कोई भी जगह निकल सकती थी। स्टीमर के 2 डेक थे, एक अपर डेक था, एक लोअर डेक था। दोनों में रोशनी हो रही थी। अपर डेक का जंगला खाली था। लोअर डेक के जंगले के साथ एक आदमी खड़ा गोदी में खड़े फौजियों को अपनी जुबान में कुछ कह रहा था। स्टीमर के लोअर डेक से गोदी के मचान तक एक तख्ता लगा दिया गया था। दोनों फौजियों में से एक डेक की तरफ गया। इसने एक के जंगले के पास खड़े होकर दूसरे आदमी से कोई बात की। वो फौजी एक तरफ दौड़ कर गया। मैंने गौर से देखा वो स्टीमर का रस्सा खोल रहा था जो किसी जगह बंधा हुआ था। ये सब कुछ मुझे सिर्फ इसलिए दिखाई दे रहा था कि मैं सांप होने के नाते अंधेरे में भी देख लेता था। जब मैंने देखा कि स्टीमर का रस्सा खोला जा रहा है तो मैं तेजी से रेंग कर लकड़ी के तख्ते के नीचे हो गया और तख्ते के ऊपर जाने के बजाय तख्ते के नीचे रेंगता हुआ स्टीमर के लोअर डेक की दीवार के साथ चिमट गया और फिर पिछली तरफ चला गया। स्टीमर के लोहे की चादर वाली दीवार जंग आलूद थी। मैं जल्दी रेंगता हुआ स्टीमर के अकब में लोअर डेक के जंगले के पास आ गया और मैंने गर्दन जरा सी बाहर निकाल कर देखा। लोअर डेक की गैलरी या रहदरी यहाँ आकर स्टीमर की दूसरी जानिब मुड़ गई थी। दोनों गैलरियों में हल्की रोशनी थी और वहाँ कोई नहीं था। इतने में स्टीमर के इंजन की गिड़गिड़ाहट सुनाई दी। स्टीमर की दीवार जिसके साथ मैं लगा हुआ था थरथराने लगी। मैं जंगले के दरमियान से होकर गैलरी में उतर गया। जगह जगह लकड़ी के खोखों और बड़े बड़े बूरों और लोहे की पेटियों की शक्ल में सामान लदा हुआ था। मैं वहीं सामान के नीचे घुसकर बैठ गया। स्टीमर किनारे से आहिस्ता आहिस्ता हट रहा था। फिर इसने खाड़ी में किसी तरफ चलना शुरू कर दिया। मैं लकड़ी के क्रेटों के दरमियान एक जगह सिमट कर बैठा था और सोच रहा था कि देखिए ये स्टीमर भारत के किस दूसरे शहर की बंदरगाह पर पहुंचता है या इसी शहर की दूसरी गोदी पर जाता है। मुझे लोअर डेक पर फौजी बूटों की आवाज़ आई। मैं गौर
गौर से सुनने लगा। कोई फौजी इन लकड़ियों के क्रेटों के पास चल फिर कर जैसे पहरा दे रहा था। मैंने कोई ख्याल न किया ये फौजी स्टीमर था। रात को इस पर पहरा तो होता ही है। मैं जहाँ बैठा था वहाँ लकड़ी के लंबूतरे और चौड़ाई में छोटे बक्से के साथ साथ खड़े थे। इनके साथ रस्सियों के हैंडल लगे हुए थे। यह ऑफिसर्स क्रेट था। मैं आर्मी में रह चुका था और इन क्रेटों को पहचानता था। मैं बेकार बैठा था, सोचा कोई मसरूफियत होनी चाहिए। मैं एक क्रेट पर ऊपर की तरफ रींग कर गया। वहाँ रस्सी के हैंडल के पास ही एक सुराख बना हुआ था। शायद ये क्रैक होने से बन गया था या अंदर हवा के आने जाने के लिए बनाया गया था। मैंने सर सुराख के अंदर डालकर देखा। अंधेरे में मुझे किताबें और फाइलें एक दूसरे के ऊपर लगी हुई नजर आईं। मैं नीचे उतर आया। इन किताबों और फाइलों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी और इस वक्त हंगामी हालात भी नहीं थे कि मैं सुराख में घुसकर छुप जाता। मैं अपनी जगह पर क्रेटों के दरमियान आराम से बैठा रहा। स्टीमर सारी रात चलता रहा। किसी वक्त इसके विसल देने की आवाज़ आ जाती या कभी कभी कोई दूसरा स्टीमर कुछ फासले पर से विसल देता हुआ गुजर जाता। ऊपर वाले डेक पर से मल्लाहों के कहकहे लगाने की आवाज़ आ जाती। फिर खामोशी छा जाती। रात गुजर गई, दिन की रोशनी हो गई। लकड़ी के क्रेटों के दरमियान से दिन की रोशनी मुझ तक भी पहुंच रही थी। मुझे सिर्फ इस सूरत में वहां से बाहर निकलना था जब स्टीमर किसी बंदरगाह पर जाकर रुकता। स्टीमर अभी तक चल रहा था, फिर इसकी रफ्तार ऐसा लगा हल्की हो गई है। वो एक तरफ को घूम रहा था। डेक पर मल्लाहों की आवाज़ें आने लगीं। वो तामिल या तेलुगु जुबान में एक दूसरे को कुछ कह सुन रहे थे। जो फौजी इस सामान के आगे पहरा दे रहे थे, इसकी जगह रात को एक दूसरा आदमी आ गया था। वो बराबर टहल रहा था। लकड़ी के फर्श पर इसके भारी बूटों की ठक ठक साफ सुनाई दे रही थी। स्टीमर के इंजन बंद हो गए। वो किसी बंदरगाह की गोदी सजाकर लग गया था। गोदी की तरफ से भी लोगों की आवाज़ें आने लगी थी। दूसरे स्टीमरों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। लगता था कि ये कोई बड़ी बंदरगाह है। मैं क्रेटों से बाहर निकलने की तरकीब या मौका देख रहा था कि बहुत से भारी बूटों की ठक ठक वहाँ आकर रुक गई जहाँ मैं बक्सों के पीछे छुपा हुआ था। लगता था 4-5 फौजी आ गए हैं। इतने में किसी ने मेरे आगे का जो क्रेट था वो अपनी तरफ घसीटा। मैं घबरा गया क्योंकि क्रेट के हट जाने की सूरत में मैं इन्हें नजर आ सकता था। मुझे और तो कुछ ना सूझा। मैं तेजी से ऑफिसर्स क्रेट के ऊपर चढ़ा और सुराख में से क्रेट के अंदर दाखिल हो गया। मैं अगर 1-2 सेकंड देर कर देता तो मेरा मारा जाना यकीनी था, क्योंकि जैसे ही मैं ऑफिसर्स क्रेट के अंदर गया, इस क्रेट को घसीट कर बाहर निकाल लिया गया। फिर ऐसा लगा जैसे क्रेट को किसी लोडर पर लादा गया। लोडर स्टीमर के डेक पर से होता हुआ लकड़ी के तख्ते के जरिए नीचे उतार दिया गया। अब मैं बंदरगाह की जेटी पर था। जेटी के फर्श पर भी लोडर देर तक किसी तरफ चलता रहा। 2 फौजी जो लोडर को धकेल रहे थे तामिल जुबान में एक दूसरे से हंस हंस कर बातें भी करते जा रहे थे। बाहर काफ़ी आवाज़ें थी। इनमें गाड़ियों के हारन की आवाज़ भी आ जाती थी। गाड़ियों के गुजरने की आवाज़ें भी थी। लोडर एक जगह आकर रुक गया। मैंने सुराख के पास सर लाकर बाहर देखने की कोशिश की और फ़ौरन सर अंदर कर लिया। क्रेट के सुराख का रुख दोनों फौजियों की जानिब था। वो मुझे देख सकते थे, मगर खुदा का शुक्र है कि इनकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी। इस सुराख में से दिन की रोशनी में सांप की शक्ल नज़र आ सकती थी। जब उन्होंने क्रेट को लोडर पर से उतार कर ज़मीन पर डाला तो मैंने सुराख में से बाहर देखा। मेरे करीब ही एक फौजी ट्रक खड़ा था। क्रेट को उठाकर ट्रक में रख दिया गया। इसके बाद दोनों फौजी भी ट्रक में बैठ गए और ट्रक किसी जानिब रवाना हो गया। मैं एक बार फिर फंस गया था। ऑफिसर्स क्रेट के अंदर फाइलों, किताबों और कागजात के परंदों के दरमियान मैं सिमट कर बैठा सोच रहा था कि जहां ये फौजी ट्रक जाकर रुके वहां क्रेट के सुराख में से निकलकर भागने की कोशिश करूंगा। मैंने एक बार फिर सुराख में से झांक कर देखा। फौजी ट्रक में बत्ती जल रही थी और दोनों इंडियन फौजी सिपाही मेरे बिल्कुल सामने बैठे थे। इस वक्त बाहर निकलना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। ट्रक जनूबी हिंदुस्तान के साहिली शहर की सड़कों पर दौड़ता चला जा रहा था। कई सड़कों के मोड़ घूमता हुआ फौजी ट्रक एक तरफ मुड़ा और रुक गया। दोनों सिपाहियों ने जल्दी से क्रेट को उठाकर ट्रक से बाहर निकाला और एक कमरे में ले जाकर रख दिया। ये काम उन्होंने इतनी जल्दी किया कि मुझे रास्ते में बाहर निकलने का मौका ही ना मिला। जिस कमरे में उन्होंने लकड़ी के ऑफिसर्स क्रेट को ले जाकर रखा, मैंने सुराख में से देखा कि वो एक छोटा सा कमरा था। दरमियान में मेज बिछी थी। मेज के ऊपर एक बल्ब रोशन था। दोनों इंडियन सिपाही बाहर जाने के बजाय वहीं क्रेट के पास खड़े रहे। मेरे लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। इतना मैं समझ गया था कि इस ऑफिसर्स क्रेट में कोई अहम फौजी दस्तावेजात हैं जिसकी इतनी हिफाजत की जा रही है। 2 इंडियन फौजी ऑफिसर्स कमरे में दाखिल हो गए। दोनों सिपाहियों ने इन्हें सैल्यूट किया। मैं सुराख के साथ आंखें लगाए देख रहा था। दोनों इंडियन फौजी मेज पर आमने सामने बैठ गए। उन्होंने अपने अपने ब्रीफ केस मेज पर रख दिए। कैप्टन या मेजर रैंक के लगते थे। दोनों जनूबी हिंद के किसी रेजिमेंट के ऑफिसर्स थे। रंग गहरे सांवले थे। एक की मूछें भी थी। इनमें से एक ऑफिसर ने सिपाहियों की तरफ देखकर अंग्रेजी में कहा, क्रेट में से ब्रीफ केस निकालो। यस सर। जिस क्रेट में मैं छुपा हुआ था वो खोला जाने वाला था। मेरे लिए ये बड़ी नाजुक घड़ी थी। मैं क्रेट के अंदर ही रींग कर कोने
कोने में फाइलों के पीछे छुप गया। क्रेट का ताला खोलकर इसमें से ब्रीफकेस निकाला गया। क्रेट दोबारा बंद कर दिया गया। क्रेट के बंद होते ही मैं जल्दी से रेंग कर सुराख के पास आ गया। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि देखना चाहिए इस ब्रीफकेस में क्या है जिसकी इतनी ज़्यादा हिफाजत की जा रही है और जिसकी खातिर इंडियन आर्मी के 2 आला ऑफिसर रात के वक्त यहाँ आए हैं। ब्रीफकेस टीन के एक चौकोर डब्बे में बंद था। एक इंडियन ऑफिसर ने चाबी लगाकर टीन का बक्स खोला, इसमें से ब्रीफकेस निकाला और दोनों सिपाहियों को वहां से चले जाने का इशारा किया। दोनों इंडियन सिपाही सैल्यूट मारकर कमरे से निकल गए। अब कमरे में दोनों इंडियन आर्मी ऑफिसर अकेले थे या मैं था जो क्रेट के सुराख में से इन्हें देख रहा था। फौजी ऑफिसर ने क्रेट वाले ब्रीफकेस को खोलकर इसमें से स्याह रंग की एक फाइल निकाली और इसके कागजात को उल्टने पलटने लगा। दूसरा फौजी ऑफिसर फाइल को देख रहा था। इसने अंग्रेजी में कहा, तमाम कागजात ओके होंगे। दूसरे ने कहा, यस कैप्टन, इट इज़ ओके। पहले वाला इंडियन ऑफिसर कैप्टन रैंक का था। इसने सिगरेट सुलगा लिया और बोला, मेजर साहब, क्या आपको यकीन है कि हमारा ये खुफिया प्रोजेक्ट कामयाब साबित होगा? दूसरा फौजी ऑफिसर मेजर रैंक का था। इसने फाइल पर नजरें जमाई रखी थी। कहने लगा, कैप्टन पांडे, ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ पाकिस्तानी समंदर में इनके सारे के सारे बहरी बेड़े को तबाह बर्बाद कर देगा। ये सुनना था कि क्रेट के सुराख में से मैं इन दोनों इंडियन आर्मी ऑफिसरों को देखते का देखता रह गया। ये पाकिस्तान के खिलाफ किसी खुफिया आर्मी मंसूबे की सीक्रेट फाइल थी। ये पाकिस्तानी बहरिया और कराची की बंदरगाह पर ज़बरदस्त तबाही फैलाने का प्लान या ब्लूप्रिंट था। अब मेरे वहाँ से फरार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं हर हालत में बल्कि अपनी जान की बाजी लगाकर इस खुफिया मंसूबे की तफसीलात मालूम करना चाहता था। मैं हमतन गोश होकर इनकी बातें सुनने लगा। इंडियन कैप्टन ने सिगरेट की राख झाड़ते हुए कहा, सर, अगर द्वारका की नेवल रिपोर्ट से हम कराची की बंदरगाह पर अटैक कर सकते हैं तो फिर हम इस खुफिया प्रोजेक्ट की मदद से अमृतसर से लाहौर पर भी अटैक कर सकते हैं। इंडियन मेजर बोला, इस बार ऐसा ही होगा। सन 65 में पाक आर्मी का डिफेंस नाकाबिले शिकस्त था। हमारे पास भी रिवायती हथियार थे, लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। हमारे साइंसदानों ने जो खुफिया हथियार हमें तैयार करके दिया है और जिसका हम राजस्थान के सहरा में तजुर्बा कर चुके हैं, ये पाक आर्मी और नेवी के डिफेंस को पहले ही अटैक में तहस नहस करके रख देगा। इस बार भगवान ने चाहा तो हम लाहौर में दाखिल हो जाएंगे। इंडियन कैप्टन ने सिगरेट एस्ट्रे में दबाया और बोला, सर, ये फाइल और खुफिया मंसूबे की ब्लूप्रिंट कल शाम तक द्वारका नेवल हेडक्वार्टर में पहुंच जाने चाहिए। इंडियन मेजर ने फाइल में से कुछ चीज़ें अपनी नोटबुक में दर्ज की और फाइल बंद करके ब्रीफकेस में रखते हुए कहा, डोंट वरी कैप्टन, आर्मी का एक डैकोटा सुबह 7 बजे द्वारका से होता हुआ बम्बई जा रहा है। ये क्रेट इसी जहाज़ में जाएगा। इंडियन मेजर ने खुफिया प्रोजेक्ट फाइल वाला ब्रीफकेस टीन के डब्बे में बंद करके ताला लगाया और सिपाहियों को आवाज़ दी। दोनों सिपाही तेज तेज चलते अंदर आ गए। मेजर ने इन्हें ऑर्डर दिया, देखो जवान, ये क्रेट यहाँ से सीधा आर्मी एयरपोर्ट पर जाएगा, तुम लोग इसको गार्ड करेगा। दोनों सिपाहियों ने बैक आवाज़ कहा, ठीक है सर, इस क्रेट को हमारे सामने बंद कर दो। सिपाहियों ने फ़ौरन हुक्म की तामील की और टीन के बक्स को क्रेट में रखकर क्रेट बंद करके ताला लगा दिया और चाबी इंडियन मेजर के हवाले कर दी। मेजर ने कहा, तुम इसे सीधा आर्मी एयरपोर्ट पर ले जाओ और रात को इसकी गार्ड ड्यूटी पर रहेगा। हम सुबह इधर आकर इसे मौसूल करेगा। यस सर, दोनों सिपाहियों ने सैल्यूट करते हुए कहा। दोनों इंडियन आर्मी ऑफिसर्स कमरे से निकल गए। मेरे वहाँ से निकल कर फरार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं हर हालत में ये मालूम करना चाहता था कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कौन सा खुफिया हथियार बनाया है जिसकी मदद से वो कराची और लाहौर पर कब्जा करने का प्लान तैयार कर चुका है। इंडियन सिपाहियों ने टीन के बक्स को ऑफिसर्स क्रेट में रखा और इसे उठाकर बाहर लाए। बाहर फौजी ट्रक मौजूद था। क्रेट को ट्रक में रख दिया गया और ट्रक इस शहर के फौजी हवाई अड्डे की तरफ रवाना हो गया। सारी रात मैं क्रेट में छुपा रहा। क्रेट फौजी एयरपोर्ट के किसी कमरे में रखा गया था। दोनों इंडियन सिपाही रात भर इसके पास मौजूद रहे। दूसरे दिन वही रात वाले इंडियन आर्मी ऑफिसर्स आ गए। मैं क्रेट के सुराख में से इन्हें देख रहा था। उन्होंने क्रेट को बाहर से ही चेक किया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि क्रेट लोड किया जाए। क्रेट कमरे से बाहर लाया गया। इसे लोडर पर रखकर दूर खड़े आर्मी के एक डैकोटा हवाई जहाज़ के पास ले जाया गया। वहाँ भी 2 आर्मी ऑफिसर्स मौजूद थे। उन्होंने अपनी निगरानी में क्रेट को जहाज़ में रखवा दिया। जहाज़ थोड़ी देर बाद टेक ऑफ कर गया। इस जहाज़ की मंजिल द्वारका थी, जहाँ जहाज़ ने पहले उतरना था। मेरे क्रेट को दोनों इंडियन आर्मी ऑफिसरों यानी कैप्टन पांडे और मेजर ने अपने पास ही रखवाया था। ये भी काफ़ी लंबी फ्लाइट थी। आखिरी जहाज़ द्वारका के आर्मी एयरपोर्ट पर उतर गया। एयरपोर्ट से एक फ़ौजी जीप क्रेट को लेकर आर्मी के किसी ग्रीजन में ले आई। मैं किसी वक्त क्रेट के सुराख में से बाहर देख लेता था। यहाँ फ़ौजी दफ्तर थे। फ़ौजी गाड़ियाँ भी इधर उधर खड़ी थी। क्रेट को एक कमरे में ले जाकर रख दिया गया। दोनों आर्मी ऑफिसर क्रेट के साथ थे। कमरे में पहले से कर्नल रैंक का इंडियन आर्मी अफसर मौजूद था।
दोनों आर्मी अफसरों ने इसे सैल्यूट किया। कर्नल के कांधे का फीता मैंने दूर ही से देखकर पहचान लिया था। वो कर्नल रैंक का अफसर था। इसने सुनहरी फ्रेम वाला चश्मा लगा रखा था। सर दरमियान से थोड़ा गंजा था। रंग इसका भी गहरा सांवला था। वो सिगार पी रहा था। इसने अंग्रेजी में मेजर से कहा, मेजर गोखले, मैंने हाई कमांड से मंजूरी ले ली है। तुम दोनों गन पोस्ट पर जाकर आज ही से लेज़र प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दो। तुम्हारे ख्याल में तुम्हें लेज़र गन की फाइनल चेकिंग में कितना वक्त लग जाएगा? मेजर गोखले ने कहा, सर ये काम एक हफ्ते का है, लेकिन हम इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इंडियन कर्नल ने सिगार का हल्का सा कश लगाते हुए कहा, मेजर हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कश्मीर में हमारी फ़ौज बुरी तरह मर रही है। हमारी सारी फौजी कुव्वत इस लेज़र गन पर डिपेंड करती है। सन 65 की जंग में पाकिस्तान की नेवी ने हमारी द्वारका गन पोस्टों को तबाह कर दिया था। हमारी नेवी को बुरी तरह शिकस्त हुई थी, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। हम अगले महीने पाकिस्तान पर अटैक करना चाहते हैं और इस बार हम समंदर की तरफ से अटैक करेंगे और हमारी ये लेज़र गन हमारे नेवल ट्रॉप्स के लिए कराची की बंदरगाह साफ कर देगी। कैप्टन पांडे ने कहा, सर हम एक हफ्ते से पहले अपना काम ख़त्म कर लेंगे, आप इत्मीनान रखें। ओके। इंडियन कर्नल चला गया। इसके जाने के बाद मेजर गोखले ने कैप्टन से कहा, कैप्टन सीक्रेट फाइल निकाल लाओ। मेरा ख्याल है हमें इसी जगह बैठकर काम शुरू कर देना चाहिए। इंडियन कैप्टन क्रेट की तरफ बढ़ा तो मैं जल्दी से सुराख से हटकर क्रेट की दूसरी तरफ फाइलों और किताबों के पीछे छुप गया। जब कैप्टन क्रेट में से सीक्रेट फाइल निकाल कर ले गया तो मैं वापस सुराख के पास आकर इन्हें देखने लगा। इस दफ़ा कैप्टन ने टीन का बक्स क्रेट में ही रहने दिया। वो इसमें से सीक्रेट फाइल निकाल कर ले गया था। फाइल खोलकर दोनों इसके कागजात की जांच पड़ताल करने लगे। इनमें से एक ब्लूप्रिंट भी था। ब्लूप्रिंट को उन्होंने मेज़ पर फैला दिया और इस पर झुककर जगह जगह पेंसिल से निशान लगाने लगे। वो आपस में अंग्रेजी में बातें भी करते जाते थे। इनकी बातों से मुझे मालूम हुआ कि भारतीय हाई कमान ने इसराइल की फौजी टेक्नोलॉजी मदद से एक ऐसी लेज़र गन तैयार कर ली है जिसकी मार द्वारका से कराची तक है और जो अपनी शुआओं से खुले समंदरों में पाकिस्तानी जहाज़ों पर हमला कर सकती है और कराची बंदरगाह पर भी तबाही मचा सकती है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।